नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स। यह भी टॉपिक मिरर के ही रिलेटेड है और इस टॉपिक का नाम है स्पेरिकल एबीरेशन। बच्चों, एबीरेशन इस वर्ड का मतलब होता है डिफेक्ट, तो इसको बोलेंगे स्पेरिकल एबीरेशन या स्पेरिकल डिफेक्ट। And this aberration या this defect is found in all types of spherical mirrors, convex mirror and concave mirror। ये दोनों टाइप के मिरर में स्पेरिकल एबीरेशन होता है और एबीरेशन का मतलब होता है डिफेक्ट। तो अभी हमको स्टडी करना है ये स्पेरिकल एबीरेशन क्या होता है। देखो बच्चों, जब भी हम लोग स्पेरिकल मिरर के साथ डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड जब उसका इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं तो हमको मालूम है कि जब भी पैरेलल रेज कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होते हैं, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ऑल द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ट एट वन पॉइंट, and convex mirror में all the parallel rays appear to meet at one point and that point is called focus of a spherical mirror। पर ये जो हमारा पॉइंट है कि फोकस होता है, स्पेरिकल मिरर में फोकस होता है, तो दैट थियरी इज बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस। हम लोग क्या बोलते हैं कि जब पैरेलल रेस स्पेरिकल मिरर पे फॉल होता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, बट वो जो थ्योरी है इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। तो कौन कौन से अजम्पशन के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है? सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमारा जो स्पेरिकल मिरर है उसका एपर्चर छोटा है। एपर्चर का मतलब डायमीटर, बिकॉज स्पेरिकल मिरर जो है उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है। तो हम लोग जितने भी रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं स्पेरिकल मिरर से, फिर वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, आवर फर्स्ट अजम्पशन इज स्पेरिकल मिरर हैज वेरी स्मॉल एपर्चर, का मतलब उसका डायमीटर स्मॉल है। एंड द सेकेंड अजम्पशन इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज वेरी स्मॉल इन साइज। ये हमारा सेकेंड अजम्पशन है कि ऑब्जेक्ट और उसका जो इमेज होगा वो साइज में छोटा होगा। एंड अगर ऑब्जेक्ट साइज में छोटा होगा तो ऑल द इंसिडेंट रेज आर क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जितने भी हम लोग इंसिडेंट रेज ड्रॉ करते हैं दे आर क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन अजम्पशंस को ध्यान में रख के हम लोग सब रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं, कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी। बट अगर स्पेरिकल मिरर का एपर्चर बड़ा होगा तो का मतलब जो मिरर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उसका डायमीटर बड़ा है, लार्ज डायमीटर का मतलब लार्ज एपर्चर, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज बिगर इन साइज, तो फिर उस केस में क्या होगा? तो यहां पे जो मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया है उसका एपर्चर बड़ा है, इट हैज अ लार्ज एपर्चर, का मतलब उसका डायमीटर जो है ना, ये वाला डायमीटर वो लार्ज है, and all the rays are not close to the principal axis। तो इस केस में क्या होगा? देखो, consider this parallel rays incident on this spherical mirror of large aperture। तो इनमें से देखो कुछ रेज जो होंगे they are away from the principal axis, ये principal axis है। rays which are away from the principal axis का मतलब rays which are far away from the principal axis, उन रेज को बोलेंगे मार्जिनल रेज। तो मार्जिनल रेज आर दोज इंसिडेंट रेज which lie away from the principal axis। एंड ये जो रेज होंगे इंसिडेंट रेज which are close to the principal axis, such rays are called paraxial rays। तो paraxial rays are those rays which are close to the principal axis and marginal rays are those rays which are away from the principal axis। Now all these rays will undergo reflection and they will
meet at one point. But because of large aperture of this concave mirror, देखो क्या होगा, ये जो मार्जिनल रेज होंगे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे का मतलब कन्वर्ज करेंगे, और पैराक्सियल रेज उस पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं करेंगे. पैराक्सियल रेज विल कन्वर्ज एट सम डिफरेंट पॉइंट. तो ये होगा कन्वर्जन ऑफ पैराक्सियल रेज और ये होगा कन्वर्जन ऑफ मार्जिनल रेज. का मतलब यहां पे हमको दो फोकल पॉइंट मिले, मतलब दो प्रिंसिपल फोकस मिले. एक है एफ और दूसरा है एफ पी. FM is focus for marginal rays. यहाँ पे M stands for marginal rays and FP becomes the principal focus of paraxial rays. P का मतलब paraxial, M का मतलब marginal rays. तो हम लोग जो कंसिडर करते हैं कि all parallel rays incident on a concave mirror meet at one point, वो देखो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है. यहाँ पे all the parallel rays are not intersecting at one point. They are intersecting at different points. मार्जिनल रेस का इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है और पैराक्सियल रेस का इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है. तो फिर ये जो हमारे पास डिफेक्ट है, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्पेरिकल एबरेशन. और इसको स्पेरिकल क्यों नाम दिया है? बिकॉज दिस इज ड्यू टू द स्पेरिकल नेचर ऑफ द मिरर. मिरर स्पेरिकल है, तो ये डिफेक्ट जो है ना, ये मिरर के स्पेरिकल नेचर की वजह से आया है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड स्पेरिकल एबरेशन. तो इस डिफेक्ट को बोलेंगे स्पेरिकल एबरेशन, जिसमें क्या होता है, ऑल द पैरेलल रेस डू नॉट कन्वर्ज एट वन पॉइंट. मार्जिनल रेस का कन्वर्जन एक पॉइंट पे होगा, पैराक्सियल रेस का कन्वर्जन आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी और पॉइंट पे होगा. तो वी हैव टू प्रिंसिपल फोकस, एक है एफ और दूसरा है एफ पी. सो दिस डिफेक्ट, दिस एबरेशन इज कॉल्ड स्पेरिकल एबरेशन. तो देखो डेफिनेशन ऑफ स्पेरिकल एबरेशन. द इनएबिलिटी ऑफ अ स्पेरिकल मिरर ऑफ लार्ज aperture of large diameter to bring all the rays of wide beam of light falling on the mirror to focus at single point is called spherical aberration. का मतलब मिरर जो है वो सब रेस को एक पॉइंट फोकस नहीं कर पा रहे. That defect is called as spherical aberration. Now this defect, this aberration is because of spherical shape of the reflecting surface. That's what is called spherical aberration. Image is blurred with unclear boundaries. तो हम लोग क्या assume कर रहे हैं कि अगर इमेज एक पॉइंट पे फॉर्म होता तो इमेज एकदम पॉइंट शेप होता, एकदम स्मॉल साइज होता और इमेज क्लियर होता. बट इस केस में इमेज जो है वो ब्लर्ड होगा, अनक्लियर होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन FM एंड FP इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल स्फेरिकल एबरेशन. FM इज द फोकस ऑफ मार्जिनल रेस, ये वाला पॉइंट. FP इज द फोकस ऑफ पैराक्सियल रेस. तो ये जो डिस्टेंस होगा FM और FP के बीच का, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा लॉन्जिट्यूडिनल स्फेरिकल एबरेशन. और जितना स्फेरिकल एबरेशन ज्यादा होगा उतना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा FM और FP के बीच का. और जितना स्फेरिकल एबरेशन कम होगा उतना ये डिस्टेंस कम होगा. तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि डिस्टेंस कम होना चाहिए, एबरेशन कम होना चाहिए. तो स्फेरिकल एबरेशन इस डिस्टेंस के फॉर्म में मेजर होगा, FM और FP के बीच का, एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लॉन्जिट्यूडिनल स्फेरिकल एबरेशन. नेक्स्ट पॉइंट देखो. इफ देयर इज नो स्फेरिकल एबरेशन वी गेट अ सिंगल पॉइंट इमेज. But in the presence of spherical aberration, we cannot get single point image. Instead, image will be in the form of circle. तो अगर spherical aberration नहीं होता तो ये सब रेस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करते और हमको एक पॉइंट इमेज मिलता. बट बिकॉज ऑफ स्फेरिकल एबरेशन इमेज पॉइंट शेप में नहीं होगा, इमेज एक सर्कल के फॉर्म में होगा. और वो सर्कल जो होगा वो भी सर्कल ब्लड होगा और उसमें बाउंड्री क्लियर नहीं होगी. नेक्स्ट,
At a particular location of the screen, diameter of the circle is minimum. Circle का मतलब इमेज, जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो सर्कल के फॉर्म है, बिकॉज रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है. तो वो जो सर्कल होगा, इमेज जो हमको सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है, वो सर्कल का डायमीटर एक पर्टिकुलर लोकेशन में मिनिमम होगा. उस लोकेशन को मैंने यहां पे लेबल किया ए बी. तो स्क्रीन जब भी ए बी यहां पे रखा जाएगा, स्क्रीन को जब भी यहां पे रखेंगे एट पोजीशन ए बी, वहां पे इमेज का जो सर्कल होगा वो सबसे छोटा होगा. तो सबसे मिनिमम डायमीटर का सर्कल कहां बनेगा? सर्कल का बनेगा इमेज, वो कहां बनेगा? एट पोजीशन ए बी. तो उस सर्कल को बोला जाएगा सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन. क्या बोलेंगे इसको? सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन. इट्स अ मिनिमम इमेज या मिनिमम सर्कल इन द फॉर्म ऑफ इमेज. तो उस सर्कल को बोलेंगे सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, जो यहां बनेगा एट पोजीशन ए बी. And last point is radius of that circle is called transverse spherical aberration. का मतलब सबसे कम साइज का सर्कल कहां बनेगा? एट पोजीशन ए बी. तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस को बोलेंगे ट्रांसवर्स स्फेरिकल एबेरेशन. तो स्फेरिकल एबेरेशन दो फॉर्म में मेजर होगा. एक होगा लॉन्जिट्यूडिनल स्फेरिकल एबेरेशन एंड दूसरा होगा ट्रांसवर्स स्फेरिकल एबेरेशन. Longitudinal spherical aberration is the distance between Fm and Fp, ये वाला distance. And transverse spherical aberration is the radius of circle of least confusion. And circle of least confusion is the smallest image of that particular object. So this is discussion about spherical aberration. Now understand how to eliminate this spherical aberration. तो ये जो स्फेरिकल मिरर का डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को कैसे हम लोग रिड्यूस करेंगे, कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे? बच्चों, स्फेरिकल एबेरेशन को रिड्यूस करने के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स. मेथड नंबर 1, by using spherical mirror of small aperture. Aperture का मतलब डायमीटर. तो जो हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, उसका एपरेचर स्मॉल होना चाहिए. अगर एपरेचर स्मॉल होगा, जैसे इस केस में देखो, समझो मैंने इतना ही मिरर यूज किया यहां से यहां तक, तो उसका एपरेचर छोटा हो जाएगा. तो अगर एपरेचर छोटा होगा तो marginal rays will be close to the paraxial rays, because mirror सिर्फ इतना ही है, छोटा aperture, and in that case all the rays will converge only at one point, because ऐसे तो rays वहां पे produced होंगे नहीं, because aperture ही छोटा यूज किया. तो अगर हम लोग small aperture का spherical mirror यूज करेंगे तो all the rays can be brought to single focus. मतलब spherical aberration can be reduced. Method number 2, by using stoppers so as to cut off the marginal rays. का मतलब समझो मैंने लार्ज एपर्चर का मिरर यूज किया है और मुझे स्फेरिकल एबेरेशन को रिड्यूस करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? आई विल यूज स्टॉपर्स. मैं स्टॉपर यूज करूंगा. स्टॉपर का मतलब ओपेक ऑब्स्टेकल, जो लाइट को स्टॉप करेगा, ओपेक ऑब्स्टेकल. तो मैं मार्जिनल रेस को स्टॉप करूंगा. का मतलब यहां पे मैं स्टॉपर यूज करूंगा, यहां पे भी मैं स्टॉपर यूज करूंगा. तो ये स्टॉपर क्या करेंगे? इन मार्जिनल रेस को यहां पे स्टॉप कर लेंगे. तो बिकॉज ऑफ दिस स्टॉपर्स, स्टॉपर का मतलब एक ओपेक ऑब्स्टेकल रखेंगे, मार्जिनल रेस के पाथ में ओपेक ऑब्स्टेकल रखेंगे. तो ये जो स्टॉपर होंगे, ये मार्जिनल रेस को यहां पे स्टॉप कर लेंगे. का मतलब मार्जिनल रेस यहां पे रेस मिरर पे फॉल ही नहीं करेंगे, तो फिर उनका फोकस ही बनेगा नहीं. का मतलब सिर्फ पैराक्सियल रेस ही फॉल करेंगे और हमको सिर्फ एक ही फोकस मिलेगा. तो सेकंड मेथड क्या होगा? यूज स्टॉपर्स टू ब्लॉक या टू कट ऑफ मार्जिनल रेस. मेथड नंबर 3 of reducing spherical aberration is to use parabolic mirrors.
पैराबोला। पैराबोला एक मैथमेटिकल शेप है, जैसे सर्कल होता है, जैसे स्फीयर होता है, वैसे पैराबोला भी होता है। तो इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर है, हम लोग क्या करेंगे, पैराबोला शेप मिरर यूज करेंगे। तो देखो पैराबोला शेप कुछ ऐसे होगा। तो अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो इसको क्या बोलेंगे, पैराबोलिक मिरर। दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला, इसको बोलेंगे पैराबोला। तो ये हो गया एक कॉन्केव पैराबोलिक मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की जगह पे हमको क्या यूज करना है, पैराबोलिक मिरर यूज करना है। तो इन पैराबोलिक मिरर पे अगर रेज फॉल करेंगे, मार्जिनल रेज, पैराक्सियल रेज, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रेज विल मीट एट वन पॉइंट, मतलब हमको सिंगल फोकस मिलेगा। तो हमारा जो मल्टीपल फोकस का प्रॉब्लम था वो यहां पे सॉल्व हो गया। नाउ वी आर गेटिंग सिंगल पॉइंट फोकस एंड दिस इज पॉसिबल यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स। तो पैराबोलिक मिरर यूज करके स्फेरिकल एबेरेशन कैन बी रिड्यूस्ड। तो ये होंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ स्फेरिकल एबेरेशन। हेलो बच्चों, अभी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स चैप्टर का सेक्शन बी। सेक्शन ए हमने पूरा स्टडी कर लिया और सेक्शन ए क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन। रिफ्रैक्शन में लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, तो सपोज यहां पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और यहां पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। लाइट के केस में मीडियम के दो टाइप होते हैं, रेयर एंड डेंसर। तो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ये होगा बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। दिस बाउंड्री विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस बाउंड्री को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो मीडियम के बीच का इंटरफेस या बाउंड्री होता है। फिर ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। एक रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है। ऑब्लिकली का मतलब मेकिंग सम एंगल विद द नॉर्मल। तो in the case of ray of light, when it travels obliquely from one transparent medium to another transparent medium, ये अपने पाथ को चेंज करता है, ये अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा। का मतलब उसका इनिशियल पाथ ये था, बट मीडियम 2 में आने के बाद उसने अपना पाथ चेंज किया। तो ये जो लाइट का चेंज ऑफ पाथ हुआ है या चेंज ऑफ डायरेक्शन हुआ है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So what is definition of refraction of light? The phenomena of the change in the path of light when it passes obliquely from one transparent medium to another transparent medium. इस रे को बोलेंगे इंसिडेंट रे, इस रे को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। Angle between incident ray and the normal is called angle of incidence. Angle between refracted ray and the normal is called angle of refraction, R. Now if this angle is I, this angle also becomes I, vertically opposite angle. और ये होगा deviation, angle of deviation, whose symbol is delta. Angle of deviation is the angle between incident ray and the refracted ray. Angle of deviation is the angle between incident ray and the refracted ray. तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, कैलकुलेट करो डेल्टा कितना होगा। अगर ये एंगल I है और ये R है तो ये एंगल जो है ना वो डेल्टा है ना, तो ये एंगल कितना होगा I माइनस R। तो इन दिस केस एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज I
minus r, where I is angle of incidence and r is angle of refraction. So when light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. देखो इसने bending कहाँ पे किया? Towards the normal. And light अगर towards the normal bend हुआ है, angle of incidence is greater than angle of refraction, and therefore angle of deviation is I minus r. इस डायग्राम में light is traveling obliquely from denser medium to rarer medium. So when light travels from denser medium to rarer medium, after refraction it bends away from the normal. ये लाइट कहाँ बेंड हुआ है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो फिर यहां पे डेविएशन देखो, डेविएशन का मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे. तो डेविएशन कितना होगा देखो इस डायग्राम में, ये एंगल R है, ये I है, तो ये कितना होगा? R माइनस I. तो सेकेंड केस में डेविएशन कितना होगा? R माइनस I. तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ डेविएशन इज I माइनस R और R माइनस I, where I is angle of incidence and R is angle of refraction. ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा when light travels from rarer medium to denser medium. और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा when light travels from denser medium to rarer medium. देखो पॉइंट 1, when a ray of light passes from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal, and angle of refraction is less than angle of incidence. Point number 2, when a ray of light passes optically denser medium to optically rarer medium, second diagram, it bends away from the normal. और उस केस में क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R is greater than एंगल ऑफ इंसिडेंस I. और उस केस में डेल्टा होगा R माइनस I. फर्स्ट केस में डेल्टा होगा I माइनस I. केस नंबर 3 या पॉइंट नंबर 3 इज अ केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन. का मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं. तो लाइट का रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा? तो when a ray of light traveling along the normal passes undeflected, का मतलब ray of light ऐसे नॉर्मली इंसिडेंस करेगा. देखो ऐसे, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ray of light ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट होगा. तो फिर उसका रिफ्रैक्शन होगा नहीं, उसका चेंज ऑफ पाथ तो होगा नहीं, तो सेकेंड मीडियम में स्ट्रेट जाएगा. तो दिस इज अ केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन. और ये जो इंसिडेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस, बिकॉज रे ऑफ लाइट इज अलोंग द नॉर्मल. तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है. तो इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा. तो रिफ्रैक्शन होने के लिए रे ऑफ लाइट शुड बी इंसिडेंट ऑब्लिकली. ऑब्लिकली का मतलब मेकिंग सम एंगल विद द नॉर्मल, तभी रिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा. नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज उस केस में I भी 0 होगा और R भी 0 होगा. तो ये हो गया फंडामेंटल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज थे, वैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी 2 लॉ होंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. बट ये नॉर्मल हमने कहां पे ड्रॉ किया है? एट द इंटरफेस. इसको बोलेंगे इंटरफेस, का मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस. और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया. दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगा. तो इंसिडेंट रे, refracted ray and normal, they all lie in the same plane. This statement is similar to law of reflection. Reflection में भी same statement था. तो ये हो गया law of refraction का first statement. Incident ray, refracted ray and normal to the point of incidence all lie in the same plane. Now, second law of refraction,
ratio of the sine of angle of incidence and sine of the angle of refraction is constant for a given pair of medium, because refraction दो मीडियम के बीच में होता है. लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो किसी भी दो मीडियम के लिए रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट. तो साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को डिनोट करेंगे बाय सिंबल म्यू. तो दिस इज म्यू 2 1. 1 का मतलब मीडियम 1, 2 का मतलब मीडियम 2. और ये जो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकेंड लॉ जो है इसी को बोलेंगे स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड द कांस्टेंट म्यू, ये जो मैंने कांस्टेंट म्यू यहां पे इंट्रोड्यूस किया है, जो साइन आई अपॉन साइन आर के जगह पे है, तो इस म्यू को बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. म्यू 2 1 में म्यू को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये उसका शॉर्ट फॉर्म होगा आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो म्यू 2 1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, बट विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, एंड लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 से मीडियम 2. बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए अलग अलग नोटेशंस होते हैं, अलग अलग सिंबल होते हैं. जैसे मैंने जो यहां पे सिंबल यूज किया वैसे है म्यू 2 1. एंड व्हाट इज म्यू 2 1? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. इन सम बुक्स ये सिंबल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है. तो आप इसको इस वे में लिखो या इस वे में लिखो, वो तो सेम बात होगी. नाउ इन सम बुक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सिंबल होता है एन. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल म्यू भी होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल एन भी होता है. तो कुछ बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल एन है, तो इसको एन की तरह लिखा जा सकता है. तो इसको लिखेंगे एन 2 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. बट हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करेंगे, और हमारा मेथड होगा म्यू 2 1 ऐसे लिखा जाएगा. एंड व्हाट इज म्यू 2 1? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो ये होंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट टाइप इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकंड टाइप इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. टाइप 1 से शुरू करते हैं. लेट अस स्टडी टाइप 1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब भी लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम ट्रैवल करेगा, तो जो फर्स्ट मीडियम होगा वो हमेशा वैक्यूम होगा. आइदर वैक्यूम और एयर, एनीवन. वैक्यूम भी चलेगा, एयर भी चलेगा. तो फर्स्ट मीडियम वैक्यूम ही होगा. वैक्यूम के अलावा और कोई मीडियम नहीं होगा. वैक्यूम और एयर मैंने बोला सेम एज्यूम करना है. और जो सेकंड मीडियम होगा इट कैन बी एनी मीडियम. का मतलब सेकंड मीडियम कैन बी वाटर, दिस मीडियम कैन बी ग्लास. इसका मतलब लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू वाटर या लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास एक्सेट्रा. तो तभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम या फ्रॉम एयर टू एनी मीडियम. और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम may be defined as ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो स्पीड का रेशियो होगा. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. इन दो स्पीड का रेशियो इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, म्यू। म्यू इज अ सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहां पे लिखेंगे मीडियम, और इस तरफ लिखेंगे वैक्यूम। तो इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। बच्चों याद रखो, जब भी वैक्यूम मीडियम लिखना होता है तो ऑप्शनल होता है, का मतलब आप वैक्यूम लिखो या ना लिखो, इट इज अंडरस्टूड। का मतलब समझो, मैंने यहां पे समझो कोई मीडियम नहीं लिखा होता तो इसको हम लोग वैक्यूम या एयर ही अंडरस्टैंड करते। व्हेन मीडियम इज नॉट स्पेसिफाइड, इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड टू बी वैक्यूम और एयर। तो म्यू ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम का सिंबल c होता है, एंड इन सम अदर मीडियम स्पीड का सिंबल v होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। इसमें c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज c by v। Now let us write this formula in terms of wavelength. इसको हम लोग वेवलेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये एक रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्या रिलेशन है? स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। स्पीड का सिंबल v, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू। तो ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, इसको बोलेंगे न्यू, और ये न्यू सिंबल किसके लिए होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हो गया। अदरवाइज समटाइम्स फ्रीक्वेंसी का सिंबल f भी होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट के केस में फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखा जाएगा। और वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा, तो दिस इज ग्रीक अल्फाबेट लैम्डा। तो v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। तो वैक्यूम के लिए क्या लिखेंगे? लैम्डा वैक्यूम इंटू न्यू। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। का मतलब जितना लाइट का फ्रीक्वेंसी वैक्यूम में होगा उतना ही लाइट का फ्रीक्वेंसी मीडियम में होगा। इसका मतलब जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करेगा उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज बिकॉज फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। स्पीड एंड वेवलेंथ डिपेंड्स अपॉन मीडियम, बट फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो वैक्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड का लैम्डा वैक्यूम इंटू फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम में सेम है, एंड मीडियम में क्या होगा? v इक्वल्स टू लैम्डा मीडियम इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैंसिल करो बिकॉज फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है, तो हो गया लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा मीडियम। इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के देखो कुछ एग्जांपल्स। म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, पर इसको मैं लिखूंगा म्यू जी। यहां देखो मैंने मीडियम स्पेसिफाई नहीं किया, तो यहां पे मीडियम कौन सा होगा? आइदर वैक्यूम होगा या एयर हो सकता है, नहीं लिखा है तो वैक्यूम या एयर ही होगा। तो म्यू जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये होता है 1.5, बट 1.5 सेम एज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम का मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसको लिखेंगे म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब वाटर। 1.33 उसका वैल्यू है विच इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम का मतलब ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। इसको लिखेंगे म्यू डी, डी का मतलब डायमंड, 2.4। तो ये होंगे एग्जांपल्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होंगे ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होंगे, इट इज नेवर लेस देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम
is nearly equal to refractive index of air. एयर एंड वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली सेम होता है और वैल्यू कितना होता है 1. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1. तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियरली इक्वल होते हैं और इसको हम लोग 1 कंसिडर करेंगे. तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. टाइप नंबर 2 इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. टाइप 1 क्या था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. टाइप 2 क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये जो फर्स्ट मीडियम होगा, ये कोई भी मीडियम होगा एक्सेप्ट वैक्यूम और एयर. तो अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम या एयर के अलावा कोई और मीडियम होगा तो लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, से फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. तो तभी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होगा उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट, उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम होगा तो इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. ये दो स्पीड का रेशो होगा. तो mu to 1 का मतलब it is a relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1. उसका फॉर्मूला होगा V1 upon V2. What is V1? Speed of light in medium 1. And what is V2? Speed of light in medium 2. तो ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन. mu to 1 is V1 upon V2. बच्चों, मीडियम 1 में लाइट का स्पीड V1 है, लाइट का फ्रीक्वेंसी न्यू है और लाइट का वेवलेंथ लैम्डा 1 है. एंड लाइट जब मीडियम 2 में आया तो उसका स्पीड V1 से V2 हो गया. फ्रीक्वेंसी सेम, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज फ्रीक्वेंसी सब मीडियम में सेम होता है. और लाइट का वेवलेंथ लैम्डा 1 से लैम्डा 2 हो गया. तो स्पीड चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ भी चेंज हो गया. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स may be less than 1 or it may be greater than 1. तो ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये लेस देन 1 भी हो सकता है और ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है. एग्जाम्पल देखो, म्यू जी डब्ल्यू. जी का मतलब ग्लास, डब्ल्यू का मतलब वाटर. तो म्यू जी डब्ल्यू का मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. और इसका फॉर्मूला होगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू. म्यू ग्लास कितना है? 3/2. म्यू वाटर कितना है? 4/3. तो ये रेशो कितना होगा? 3 ऊपर 2 नीचे, 9/8. एंड 9/8 इज ग्रेटर देन 1. म्यू डब्ल्यू जी का वैल्यू, म्यू डब्ल्यू जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. ये होगा म्यू डब्ल्यू बाय म्यू जी. म्यू डब्ल्यू इज 4/3, mu is 3/2. 2 will go in the numerator, 3 will go in the denominator. 8/9 हो जाएगा ये रेशो. 8/9 is less than 1. इसका मतलब क्या हो गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स may be greater than 1 or it may be less than 1. But absolute refractive index always greater than 1. But relative refractive index can be less than 1 or it can be greater than 1 also. नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखो सब एक साथ आगे. म्यू टू 1 इज V1 अपॉन V2. ये हो गया म्यू का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड का रेशियो. V1 होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड V2 होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. कैसे? बिकॉज V क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा. V1 क्या होगा? न्यू इंटू लैम्डा 1. V2 क्या होगा? न्यू इंटू लैम्डा 2. फ्रीक्वेंसी तो सेम है. तो देयरफॉर V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. वेवलेंथ का रेशो.
फिर μ2 1 होता है μ2 अपॉन μ1, ये μ2 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एंड μ1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एयर, का मतलब हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो। बट μ2 1 होता है sin I अपॉन sin R, where I is angle of incidence and R is angle of refraction, Snell's law हो गया, and μ21 is reciprocal of μ12, μ12 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो ये होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऑल पॉसिबल फॉर्मूले। तो वी हैव डिस्कस टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला टाइप था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अभी जो डिस्कस किया कौन सा था, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, रेयर एंड डेंसर मीडियम का कंपैरिजन। देखो ऑप्टिक्स में का मतलब लाइट के स्टडी में मीडियम दो टाइप के होंगे, ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो रेयर एंड डेंसर मीडियम को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? Refractive index of denser medium is always greater than refractive index of rarer medium. Denser medium का refractive index rarer medium से ज्यादा होता है। तो अगर हमको दो मीडियम दिए है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए है दो मीडियम की, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयर मीडियम। Speed of light in denser medium is always less than speed of light in a rarer medium. Opposite हो रहा है, denser medium में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बट स्पीड कम होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। सेम रिलेशन अप्लाइज टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। ऐसा कंपैरिजन फ्रीक्वेंसी का तो होगा नहीं, because frequency will be same in all the medium. Okay? तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर होगा उसको, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको डेंसर मीडियम कॉल करेंगे। ओके? अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रहे हैं, इफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, स्पीड विल डिक्रीज, का मतलब V2 लेस देन V1, वेवलेंथ विल डिक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज, का मतलब λ2 लेस देन λ1, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, इसका मतलब इंक्रीजेस, का मतलब μ2 विल बी ग्रेटर देन μ1। बट अगर लाइट डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रहे हैं, इफ लाइट ट्रेवल दिस वे फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ऐसे उल्टा ट्रेवल कर रहे हैं, तो from denser to rarer, speed will increase, wavelength will increase, refractive index will decrease. बच्चों, rarer medium and denser medium is a relative term. Rarer medium and denser medium एक relative comparison है, का मतलब एक मीडियम अगर डेंसर है relative to some another medium, तो वही मीडियम रेयर भी हो सकता है, बिकॉज रेयर एंड डेंसर कंपैरिजन होता है। एग्जाम्पल देना होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है 2.4। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ग्लास एंड वाटर के कंपैरिजन में ग्लास होगा डेंसर एंड वाटर होगा रेयर, बिकॉज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है, तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। बट डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन ग्लास, तो ग्लास एंड डायमंड के कंपैरिजन में डायमंड इज डेंसर एंड ग्लास इज रेयर, बिकॉज डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से भी ज्यादा है। इसका मतलब ग्लास मीडियम कैन एक्ट एज डेंसर मीडियम ऑल्सो एंड इट कैन एक्ट एज रेयर मीडियम ऑल्सो, बिकॉज आपने ग्लास को किसके साथ कंपेयर किया वो डिपेंड करेगा।
If you compare glass with water, then glass is denser. But if you compare glass with diamond, then glass will act as rarer medium. That is why I say rarer medium and denser medium are relative terms. का मतलब आप किस मीडियम के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो मीडियम डिसाइड होगा. तो इन पॉइंट्स को याद रखो रिगार्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड एंड वेवलेंथ इन डेंसर मीडियम एंड रेयर मीडियम.